हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। आपके अपने चैनल फेवरेट चैनल स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर, नई इक्वेशंस जो आपने सुनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिनको आप द्विघात समीकरण भी बोलते हो, जो आपके लिए यूजफुल है, काफी एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो आपको इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनमें एक्चुअल में दिक्कत क्या है, आपको ये ऐसा लगता होगा कि काफी इजी चैप्टर है, बट इनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स तो निकलते हैं बट वो सारे ही आंसर गलत होते हैं। क्या ऐसे भी क्वेश्चंस हैं कि हम आंसर मेहनत करें, आंसर निकालें और फिर आप कह देते हो सर आंसर गलत है या आंसर ऑप्शन में है ही नहीं? वो आपसे कई बार पूछे जाते हैं। आपको बस चैप्टर का नाम सुनते ही लगा होगा कि बिल्कुल इजी चैप्टर है। हाँ, बिल्कुल इजी है, बट इजी के साथ साथ ये सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत क्या आती है कि इनके आंसर्स निकलते हुए भी उन आंसर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, गलत बता देते हैं किसी ना किसी वजह से, पावर की वजह से, नंबर की वजह से, साइड की वजह से, कि कहते हैं किसी की साइड नेगेटिव नहीं होती, कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से उनको गलत बताया जाता है। और आपके अपने आंसर्स आने के बाद टिक कर देते हो कि सर हमारा तो आंसर पेपर में निकल गया था, हमने तो इस पे टिक कर दिया। क्या आपको सबसे मेन चीज ये होती है कि क्या जो आपने आंसर निकाला है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? वो वापस से क्वेश्चन में हम रख के देखें, हिट एंड ट्रायल जो मेथड बोलते हो कि ऑप्शन से उठा के कोई भी वैल्यू रखना, तो उसको रखते हो तो वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। बट आपको दिक्कत यहां नहीं आने वाली कि सर चैप्टर क्यों पढ़े, जब ऑप्शन में दिया हो उसको रख के ही देख लेंगे तो क्वाड्रेटिक में आंसर्स आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। जब पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो या नेचर ऑफ द रूट्स निकालो, तब आपको दिक्कत आती है। ठीक है, देखते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहली चीज, द्विघात क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2। जैसे कि आप इक्वेशन लिखते हो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस टाइप से आप एक जनरल सी इक्वेशन लिखते हो क्वाड्रेटिक। कहते हो कि जो वेरिएबल है x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये आपकी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे बीच की चीजें बाद की चीजें हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, बट स्टार्टिंग में होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सिर्फ पावर देख के बता सकते हो या कैसे और भी तरीका है? जैसे कि आपसे पूछा गया x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। पूछा गया क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप देखो, किसी भी इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हो। अगर आपको सोल्व करने की गुंजाइश है, सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है, तो आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद ही बताओगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, क्या है। ठीक है, देखो x माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो दोनों साइड जो एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू के बाद अगर इक्वल्स टू एक लेफ्ट में एक राइट में है और उनके साइन सेम है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो पावर थी, 2 पावर थी, क्वाड्रेटिक थी, स्क्वायर था, वो गायब हो चुका है। अब x की पावर 1 बची है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे कि ये बचा 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 5। दोनों को हम उठा के उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, 5 ऑलरेडी था, ये उधर गया 4 इक्वल्स टू लेफ्ट में बच जाएगा आपका 0। आपका आंसर आ गया 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपको पहली लाइन जो फॉर्मूला यूज किया था, आपने आइडेंटिटी यूज की, उसको देखते ही आपको पता चल गया था कि जो आपका वेरिएबल है एक्स स्क्वायर है वो आपका गायब हो जाएगा। और अगर ये गायब हुआ तो वो आपकी कैसी बचेगी? लीनियर इक्वेशन बचेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि किसी चीज को हम देख के भी ये नहीं बता सकते ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। थोड़ा बहुत उसमें सोचना पड़ेगा कि जो आइडेंटिटी एक्सपेंड होगी, वो सिंप्लीफाई होगी इक्वेशन, तो उसका आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट अब
नेक्स्ट थिंग आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई उसका यूज क्या है, क्या करने वाले हैं। देखो दो तीन चीजें होती हैं, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है, एक्स के आगे सी, जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये सारे काउंट होते हैं कोफिशिएंट में, ठीक है। तो एक इक्वेशन लिखते हैं हम, जीरोज रूट्स, एक वर्ड आता है जीरोज या रूट्स, ठीक है। अब दो चीजें आती हैं कि किसी क्वाड्रेटिक के आंसर निकालने हैं या कितने आंसर निकालने हैं, ये दो चीजें मैटर करती हैं। आपसे बेसिकली पूछा जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करके बताओ और इसके कितने आंसर है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा क्या आंसर है, कितने आंसर है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो आप इसको जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशंस, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। हिंदी में आप बोलते हो मूल, ये चीजें भी आप यूज कर सकते हो कि इनमें से अगर आपसे कोई भी चीज पूछी जाए, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे कि आपको एक इक्वेशन दी जाती है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहला काम इसको कंपेयर करना है। उसके बाद अगर इसको फैक्टराइज करना है कि ये अलग अलग मेथड्स होते हैं आपके, कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कितने रूट्स होंगे या कैसे होता है। तो देखो अगर किसी की पावर 2 है, इसका पहला मतलब दो आंसर होंगे, चाहे वो सेम हो अलग हो, लेकिन होंगे दो, ठीक है। क्या किसी क्वाड्रेटिक का एक आंसर नहीं हो सकता? क्या ऐसा है? मैंने वर्ड्स यूज किया आपके कि अगर पावर 2 है तो दो आंसर, पावर 3 है तो तीन आंसर। क्या कोई ऐसी क्वाड्रेटिक भी होती है जिसके आंसर दो नहीं होते हैं और आप लिखते टाइम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक है, बट उसके दो आंसर कभी नहीं निकलते? क्या ऐसी चीजें भी हैं? ठीक है। तो वैसे तो कहा जाता है कि जितनी पावर उतने आंसर, चाहे आपका कांस्टेंट पार्ट गिवन हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उसमें एक वैल्यू 0 आ जाए, चाहे दोनों ही वैल्यू सेम आए। बट देखो कई बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक होने के बाद भी आपके दो आंसर नहीं आते हैं। ये नहीं है कि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। मैंने स्टार्टिंग में जो वर्ड यूज किया था कि ये इजी चैप्टर लगता जरूर है, बट इनके आंसर्स में काफी गड़बड़ होती है कि जो आंसर्स आने के बाद भी गलत बोल दिए जाते हैं। तो उनका रीजन क्या है कि सेटिस्फाई नहीं करती हैं। इसके भी ऐसे ही दो आंसर निकले, किसी भी इक्वेशन के दो आंसर निकल तो जाते हैं, बट अगर उनमें से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो भी वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। और कई बार ये होता है कि सेटिस्फाई भी करता है, फिर भी हम उनको काउंट नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा हम बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि क्वाड्रेटिक भी होती है, दो आंसर्स भी निकलते हैं, लेकिन उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसको निकालते हैं। सबसे पहले एक फैक्टराइजेशन मेथड आता है। फैक्टराइजेशन, या आप वर्ड यूज करते हो स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो आपको मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करना है। देखते हैं। देखो पहले मैं आपको प्रॉपर वे में बेसिक करके बताऊंगा, फिर आपका टाइम कितना कैसे बचेगा वो चीज देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला काम, जो x स्क्वायर के इनटू में है और कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 into 2, आपका आंसर आ गया 2। अब जो ये 2 है, इसके फैक्टर किए जाते हैं और इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि जो मिडल टर्म है वो उनका सम या डिफरेंस आना चाहिए। अब सम कब आएगा और डिफरेंस कब आएगा उसके केस में भी डिस्कस करेंगे। देखो अब जो 3 के फैक्टर है, एक बना 2, एक बना 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहां क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 2, यहां आपका 1 कॉमन है, x प्लस 2। ऐसा तो आप जनरली पढ़ चुके हो और अब सबको आता भी है। अब देखना है कि मैं एक आंसर वेरीफाई करा देता हूं आपका, फिर आपको बताऊंगा कि क्या हमारे को ये इक्वेशंस लिखनी कंपलसरी थी या सिर्फ इसी स्टेटमेंट और इतनी ही वैल्यू का यूज करके हम आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। देखो अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 आपका बचा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब क्या करेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल, दोनों को जीरो के इक्वल, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई -2, y प्लस वन इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू आ गई -1। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमारे को आता था, इसको तो बताने की जरूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट जो दूसरी चीज बताना चाहते हो वही बता देते। बट देखो, आपको भले ही आता हो, कई लोगों को कुछ चीजें नहीं पता होती कि हम ऐसा क्यों करते हैं। उसके लिए देखो दो आप आंसर्स निकालते हो, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मैंने तो ये आपके ऊपर और नीचे लिख दिए नंबर, बट आप कई बार क्या करते हो कि जब इसके बाद का जो स्टेप यूज करते हो उसको आप ऐसे लिखते हो, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, -1 और -2। ठीक है, आप इस टाइप से इनका आंसर्स लिखते हो। देखो, अब बात ये आती है कि जो ये लाइन लगाते हो आप, इसका समझने और कहने का मतलब क्या है, ये लाइन ऐसे क्यों लगाई जाती है, इसका यूज क्या है और इसका सही मतलब क्या है। देखो, सीधी बात है, सबको पता है कि दो आंसर है, -2 एंड -1, -2 एंड -1, सबको पता है। x के दो आंसर निकले हमारे, -2 एंड -1। सबसे बड़ी गलती ही ये है कि आप आंसर ठीक होने के बाद भी आपके ऑप्शन तो एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कुछ वर्डों का चेंज होता है। भले ही वो कितना इजी सा क्वेश्चन था और उसके बाद भी आप गलत करके आते हो, उनका रीजन यही है कि आपको इन वर्डों का मतलब नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूं, x इक्वल टू -2 एंड -1 आपका गलत आंसर है। आपको इन काफी लोगों को यही नहीं पता होता है कि इस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, तो अब मैंने लिखा कि आपके दो आंसर निकले, -2 और -1, तो मैंने दोनों को लिखा -2 एंड -1 की मेरे दो आंसर्स थे। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि एंड आपके ऑप्शन में होता है ना, वो बिल्कुल ही गलत होता है, बिल्कुल ही गलत होता है। एंड नहीं होता, इस लाइन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपका आंसर आया -2 और -1, तो ये किसी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है -2 एंड -1, तो बिल्कुल गलत आंसर है -2 और -1। आप कहीं भी चेक कर लेना, जब एंड लिखा जाता है, किसी ऑप्शन में एंड लिखा हो, बिल्कुल गलत आंसर है। और जो लोग ये कहते हैं सर हमने पेपर में देखा है कि कई जगह एंड लिखा जाता है और फिर वो ठीक होता है, तो उसकी भी कंडीशन है, आप उस चीज को प्रॉपरली देख नहीं सकते कि एंड का मतलब क्या है। कि एंड का मतलब होता है कि जब दो लोगों की बात की जाए तो दोनों ही एक साथ आने चाहिए, कि दो वैल्यू की बात की जाए तो दोनों वैल्यू एक साथ यूज होनी चाहिए। अब आप ये बताओ, भले ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आपने आंसर्स भी निकाले होंगे, इजीली निकाल भी लोगे, नहीं निकलेंगे तो ऑप्शन में रखे होंगे -2 और -1, इसमें पुट करके देखोगे तो भी आपके वेरीफाई हो जाएंगे। बट जब आपके ऑप्शंस आते हैं -2 एंड -1, -2 और -1, -2 -1, ऐसे चार ऑप्शन आते हैं, तो कौन सा सही होगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस की वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, फिर इनमें क्या दिक्कत है, क्या कौन सा आंसर आपका सही है। तो आप हमेशा और वाले आंसर को, मैथ में किसी भी क्वेश्चन में अगर पूरे पेपर में और आ जाता है तो बिना सोचे समझे टिक कर देना, सोल्व करने के देखने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर देखो, डिफरेंस क्या बताना चाहता था कि इस इक्वेशन के अंदर मैं या तो -2 रख सकता हूं या -1, बट आप ये बताओ दोनों वैल्यू एक साथ कैसे रख सकता हूं, कि मैंने इसी की जगह -2 भी रख दिया, इसकी जगह -1 भी रख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एंड और का कहना ये है, अगर आपकी स्टेटमेंट में वेरिएबल एक है, उसी एक वेरिएबल के दो आंसर हैं या दो से ज्यादा आंसर है, तो आपका साइन और यूज किया जाता है, जो आपका वर्ड है और यूज किया जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी में और का मतलब अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है। हिंदी वाला और इंग्लिश में एंड कहा जाता है,
और इंग्लिश वाला और हिंदी में या कहा जाता है। तो इन चीज में भी आप डिफरेंस रखा करो कि हिंदी में आप और पे टिक कर रहे हो, इंग्लिश वाला और समझ के, तो वो चीज भी आपके लिए गलत है। मैंने यहाँ और बताया, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सोचेंगे और बताया था सर ने, जिस ऑप्शन में और आ जाए ना वो आपका आंसर होता है। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि हिंदी में और को या कहा जाता है, तो आप उस चीज पे ध्यान दो। पहली एक चीज जिसमें भी आपके आंसर में और आ जाता है वो मैक्सिमम 99.99% तक ठीक होता है। बट अगर एंड कब आता है, एंड कब ठीक है, एंड तब ठीक है कि इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू मेरी x की हो, एक y की हो। देखो दो वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल आ गए तो आपका एंड आना पॉसिबल है। अगर एक वेरिएबल के साथ दो आंसर है, तीन आंसर है, तो एंड बिल्कुल नहीं आएगा। जो एंड लिखा हो बिल्कुल गलत आंसर लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये बेसिक कराने का यही मतलब था कि जब हम बेसिक से करते हैं तो ये लाइन यूज करते हैं, और इस लाइन का मतलब होता है और, एंड नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं कि इतना करने की बजाय एक्चुअल में हमारे को और छोटा हो सकता था, तो वो क्या है। चलो देखो, अब आपने फैक्टर बनाए और फैक्टर आपके बने 3 के 2 और 1। ठीक है, आपके फैक्टर बनते हैं 2 और 1। आपको ये चीज यहां जब कैलकुलेट करते हो, फैक्टर करते हो, तभी समझ आ जाती है। +2 और +1 बनेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इनके साइन बदल दोगे। इसके साइन बदल दिए तो आपके पास -2 और -1। आपको जो इक्वेशन बनाई, कॉमन निकाला, वो सारे स्टेप, ये जो लाइन डाली जिसमें एंड और लिखा था, उनका कोई काम नहीं था। उसकी इतना करने की बजाय हमने जैसे ही फैक्टर समझ आए उनके साइन बदल दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बट कुछ लोगों को इतना ही चीज ध्यान होगी, तो जल्दबाजी मत किया करो, पूरी बातें सुना करो कि ये तो टॉपिक हमारे को आता है तो हम छोड़ देते हैं। बेसिक चीजें ही गलत कराती है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्या है, आपने देखा कि सर फैक्टर निकालो और साइन बदलो आपका आंसर। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जैसे पीछे सॉल्यूशन किया था उसमें आंसर्स -2 और -1 थे, तो इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसा मेंटेलिटी बिल्कुल मत रखना कि आपका आंसर आ चुका है। पहले पूरी बात सुननी चाहिए, उसके बाद ही हमने किसी बात पे पहुंचना चाहिए। देखो -2 -1, अब एक चीज की कमी अभी भी है, ये आपका आंसर नहीं है कि आप फैक्टर बनाओ और साइन चेंज कर दो। इतना काम करने से आपका आंसर नहीं आता है। याद रखना, जब आप साइन चेंज करते हो उसके बाद यहां एक मल्टीपल लिखा हुआ है, x² का मल्टीपल। x² का मल्टीपल यहां पे कितना है, 1। उस चीज से हमेशा डिवाइड करना होता है। भले ही अगर यहां देखो अब 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है आपके आंसर्स पे, बट अगर आपका यहां 2, 3, 4 कुछ और होता तो शायद इसका इफेक्ट पड़ता। ठीक है, तो इससे आपको क्या है कि आप फैक्टर बनाओ, साइन चेंज करो और x² के मल्टीपल से आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² + 5x + 3 = 0। ये इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स, आंसर, x के आंसर, जीरोस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई। ये +2 है, ये +3 है, जिसका मल्टीप्लाई आता है +6। और सम कितना दिया गया है, +5। तो आप 6 के फैक्टर करोगे, जिसके फैक्टर होते हैं 2 और 3। क्या इनका सम 5 आता है? बिल्कुल आता है। तो आपका एक फैक्टर क्या बना, +3, दूसरा फैक्टर बना +2। अब आप अगर इनको ऐड करते हो तो +5 बनता है, इनका मल्टीप्लाई करते हो तो +6 बनता है। बिल्कुल ठीक है।
अब आपको क्लियर हो गया कि आपके फैक्टर्स क्या निकलने वाले थे, क्या निकले हैं। अब आपको कॉमन या कुछ नहीं करने की जरूरत है, कॉमन करोगे कोई फायदा नहीं, वो टाइम वेस्ट है। अब क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इनके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ साइन चेंज करने से आपका आंसर नहीं आ जाता है। अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है उससे डिवाइड करना है। 2 से 2 कैंसिल 1, तो आपके आंसर्स आ गए -3/2 और -1। ये आपके करेक्ट आंसर्स थे, जिसमें आपको ना तो प्रॉपर कॉमन लेके सॉल्व करना पड़ा, ना ही एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ा। आपने सिर्फ एक ही काम किया, फैक्टर प्रॉपर बनाए, उनके वेरिएबल एक्स यूज नहीं किया, उनके साथ फैक्टर बनाए, साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के बाद एक्स स्क्वायर के मल्टीपल से दोनों ही वैल्यू को डिवाइड कर दिया। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको 4 कंडीशंस लिख के बताता हूं, काफी लोगों को नहीं रहती याद कि सर ये साइन बीच के कैसे लिखे जाते हैं। देख, ax² प्लस bx प्लस c, जो आपकी इक्वेशन है ये, इसमें a b c की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं एग्जांपल्स, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 5x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x² माइनस 5x प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो आप जो नंबर्स थे, जो प्लस माइनस के साइन थे, वो इस वे में चेंज कर सकते हो एक दूसरी जगह, कि कहीं भी आप प्लस माइनस लिख के आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें देखो, इस चीज में क्या होता है कि जो आपके आंसर्स के साइन कैसे होंगे, क्या पता ऐसा तुक्का लग जाए कि आप सिर्फ साइन देख के ही ठीक या गलत बोल दो, ऑप्शंस के आंसर के साइन देख के ठीक गलत बता दो। तो इन चीजों की बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितना चैप्टर इजी है उतनी ही बेसिक चीजें भी काफी ज्यादा हैं, जो आपके आंसर्स निकालने में, तुक्का मारने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। देखो, अगर यहां पे प्लस आता है, अगर यहां पे लास्ट डिजिट के आगे प्लस आता है, तो ये देखोगे कि जो फैक्टर बनेंगे उनका साइन यही होगा, मतलब प्लस प्लस, ठीक है। तो आपको ये भी पता है जो फैक्टर, ये किसका है, फैक्टर्स का साइन है, ये फैक्टर्स का साइन है। तो आपके जो सॉल्यूशंस का साइन कैसा होगा, सॉल्यूशन का साइन इनको बदल दो, ये आपके सॉल्यूशंस का साइन है कि आपके दोनों फैक्टर कैसे आएंगे, जो आंसर्स दोनों निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। देखो, अब भी यहां भी प्लस है, तो इसके जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स का जो साइन है वो यहां पे प्लस है तो मिडल वाले के अकॉर्डिंग, मिडल में माइनस है, तो सॉल्यूशंस का साइन है चेंज हो जाएगा। जो पहले, इतना भी ध्यान रखना कि जो पहले लिखा जाता है वो बड़ा फैक्टर होता है, बाद वाला छोटा होता है। उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि किसका कैसा साइन आ रहा है। अगर लास्ट में माइनस आता है तो जो फैक्टर का साइन है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा। बड़े वाले का प्लस, छोटे वाले का माइनस। बड़े वाले का प्लस नहीं, ये कह सकते हो जो मिडल में जो साइन दिया है वो बड़े वाले के साथ आएगा और माइनस छोटे वाले के साथ। सॉल्यूशंस का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे ही इस केस में भी आपके 6 के आगे, कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस है, तो जो फैक्टर्स का साइन है, जो आप फैक्टर स्प्लिट करते हो तो उनका साइन है वो बड़े के साथ मिडल वाला, छोटे के साथ अपोजिट। सॉल्यूशन का चेंज, आप इन साइनों के बिहाफ पे भी आप अपने आंसर्स दे सकते हो, ऑप्शंस को देख के दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सर,
अब देखो ये बेसिक इक्वेशंस तो आपको सोल्व करनी आती हैं। अब मैं इक्वेशंस की बात करता हूं वेरिएबल्स में, वेरिएबल या पावर्स में। जैसे कि एग्जांपल आपका a b माइनस सी एक्स स्क्वायर, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस a एक्स प्लस c a माइनस b इक्वल्स टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की आ जाती है कि इस टाइप की इक्वेशंस के आंसर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इनके तो आपको फैक्टर भी नहीं करने आते हैं, क्योंकि एबीसी की जब तक वैल्यू नहीं पता होगी आप फैक्टर कैसे करोगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेट कर लेते हो अपनी मर्जी से, तो कर सकते हो, बट आंसर में भी फिर पुट करके देखनी पड़ेगी। अगर कोई आंसर कांस्टेंट होगा तो उसमें फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, देखते हैं, तो चेक करते हैं अब इनका कैसे निकलेगा। देखो इनमें क्या करोगे, एक आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान सा। पहला और आखिरी नंबर यही आपके फैक्टर होते हैं। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट ही आपके फैक्टर होते हैं। बस आपको अरेंज करना है कि कौन सा पहले लिखा जाएगा और कौन सा बाद में लिखा जाएगा। देखते हैं, देखो इसके ये दिया हुआ आपको, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ये लिखा हुआ है लास्ट वाला ए सी माइनस बी सी। अब ये बताओ कि इसमें देखते हैं मिडिल टर्म की बात करें तो इसके बनते हैं बी सी माइनस ए बी। अब आपको क्लियर समझ आ रहा है कि मिडिल टर्म के अंदर ए सी नहीं है, तो ए सी और ए सी काटने हैं और दोनों ही के ही अपोजिट साइन है, बिल्कुल ऐड कर देंगे, आंसर खत्म। बिल्कुल ऐड करते ही आपके आंसर्स आ जाएंगे। बट ये और चेक कर लो, क्या BC और AB के साइन जो हैं वो सही हैं या किसी एक के चेंज करने हैं या दोनों के चेंज करने हैं। आपने देखा कि चलो ये तो कट जाएगा, बट मिडिल टर्म में BC पहले था, AB के आगे माइनस था, वैसे ही AB के आगे यहां प्लस है माइनस है, तो आप एक काम करो, दोनों के आगे माइनस ही लगा दो, दोनों के आगे माइनस ही लगा दो। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या है, अब आप चाहे फैक्टर यूज करके देख सकते हो। ए बी माइनस, एक बार इक्वेशन लिख के बताता हूं, बाकी फैक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं, चाहे ओनली फैक्टर्स ही लिख लेते हो। देखो क्या आ गया आपका, माइनस ए बी माइनस सी, फिर ये माइनस सी ए माइनस बी। अब आप इन दो फैक्टर्स को चाहे सोल्व करके ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हो कि आपका यही आएगा, और ऑब्वियसली फर्स्ट और लास्ट का इनटू करके ही आपने स्प्लिट किया है, तो इनका मल्टीप्लाई भी यही आएगा। अब देखते हैं, देखो दो फैक्टर बन गए जिनके बीच में मैंने कॉमन लगा दिया। अब तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सर अगर दोनों फैक्टर्स का साइन क्या है, दोनों के अगर साइन माइनस है तो आंसर में दोनों फैक्टर किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, अपोजिट साइन में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, फिर एक चीज आती है कि इनके साइन, ये साइन बदलना, चलो हम साइन बदल देते हैं सॉल्यूशन के लिए, b माइनस सी और दूसरे का भी साइन प्लस में हो जाएगा a माइनस बी। अब आपको बताया गया था जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है उससे डिवाइड करना है, a b माइनस सी, नेक्स्ट a b माइनस सी, ये आपका कैंसिल तो आ गया 1। दूसरा, अब आप गौर करके देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि ये साइन बना के बताए थे, कब किस साइन का आंसर आएगा। अगर आपने वो चीज ध्यान से देखी होती, सुनी होती, तो आपको ये सब सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे स्टेटमेंट वालों का डायरेक्ट एक ही आंसर होता है, क्या, एक तो फैक्टर। जितने भी क्वेश्चन करोगे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंसर साइन चेक करना है, साइन के अलावा कोई गलती नहीं आएगी, उसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। देखो इसका
आंसर आएगा, एक आंसर पक्का है 1। मैं ये नहीं कहता कि ओनली 1, इसके आगे प्लस भी 1 आ सकता है और माइनस भी 1 आ सकता है, बट आएगा 1 ही, एक कांस्टेंट वैल्यू। ऐसा नहीं है कि 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, आएगा ओनली 1। उसके आगे प्लस या माइनस साइन आ सकता है, वो डिपेंड करता है इनके साइन पे। और दूसरा आता है कि लास्ट वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब पहली टर्म। ये दो के दो आपके आंसर्स हैं। अगर वेरिएबल का क्वेश्चन हो तो हमेशा यही आपके आंसर होंगे, कोई सोच के देखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ गया, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ भी दिया हो, सबके आंसर्स आपके फिक्स है, यही आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक ही चीज बेसिक समझने वाली थी कि जो साइन होते हैं वो किस टाइप से आएंगे, क्या साइन बनेंगे। अगर आपने फैक्टर प्रॉपर बनाए तो उनके अपोजिट साइन का आपका आंसर होगा, और आंसर्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है वो आपकी ये रही, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर वेरिएबल इस टाइप से अगर सोच रहे हो सर हम तो वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि स्प्लिटिंग तो इसकी होगी नहीं, तो आपका आंसर काफी लेट आने वाला है। तो इसकी बिल्कुल स्प्लिटिंग होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, जिसके फैक्टर्स फर्स्ट और लास्ट टर्म का यूज करके बनेंगे। बट आपको साइन अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग, मर्जी से तो नहीं, अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अरेंज करना है उसको। वो अरेंज हुआ तो आपको उनके अपोजिट साइन करते ही समझ आ जाएगा कि एक तो 1 आना है, एक लास्ट अपॉन फर्स्ट आनी है, उनके साइन आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी वेरिएबल वाला देते हैं, जिसका आप लोगों को आंसर बताना है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन q माइनस r एक्स स्क्वायर r माइनस p x p माइनस q इक्वल्स टू 0 r। इसके आपको रूट्स बताने हैं। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ए 1 r माइनस पी अपॉन q माइनस r, ऑप्शन बी 1 p माइनस q अपॉन q माइनस r, ऑप्शन सी। जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को, q माइनस r अपॉन p माइनस q, ऑप्शन डी 1 r माइनस p अपॉन p माइनस q। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जहां तक अगर आपने प्रीवियस सुना होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, दोबारा नहीं किसी को डाउट है, आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हो उस वीडियो को, तो उसमें आपको क्लियरली है, बिल्कुल भी ना तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा और ना ही आपको कोई मेहनत करनी है कि सोल्व करके देखना है, बिल्कुल आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से कमेंट करो। देखो वही चीज है कि एक आंसर 1 या -1 फिक्स है, बट चारों में आंसर क्या है 1, तो 1 की तो चिंता खत्म है। ठीक है, दूसरा आंसर चाहिए। दूसरे में कहा था लास्ट अपॉन फर्स्ट, मतलब लास्ट है p माइनस क्यू, q माइनस r। वो सारे आंसर गलत हैं जिनमें r माइनस p लिखा हुआ है, r माइनस p। मिडल टर्म में है r माइनस p, आपको बताया लास्ट अपॉन फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब r माइनस पी इसमें है, ये आपका आंसर गलत है। r माइनस पी यहां भी है, ये गलत है। अब बचते हैं ये दो। फिर नेक्स्ट थिंग आती है लास्ट अपॉन फर्स्ट, तो नीचे q माइनस r आना चाहिए। q माइनस r सिर्फ और सिर्फ
पहले और दूसरे में था, पहला ऑलरेडी गलत हो चुका है, दूसरे में बचा है, इसमें आपकी उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। तो आप देख सकते हो कि वेरिएबल वालों में भी आपको कोई टाइम नहीं लगा, बिल्कुल इजीली आपका आंसर आ गया, जिसमें आपको ओरली आपने जो चीजें मैंने बोली थी, जो पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में समझाते टाइम बताया गया था कि आपको इन चीजों पे गौर करना है, और आपको क्वाड्रेटिक जो अब तक थोड़ी बहुत क्वेश्चंस मुश्किल लगते थे वो भी अब इजी लगने लग जाएंगे। ऑप्शंस को देख के भी आप अपने आंसर्स दे सकते हो। तो इसीलिए हम बेसिक से आपको सारी चीजें सिखा रहे हैं, जो मेनली आपको आती तो हैं बट गलतियां कहाँ करते हो वो सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि यहाँ ये गलती होगी आपसे, या आप यहाँ इतना टाइम बचा सकते हो। तो ये चीज समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो शेयर करना ना भूला करो, और जिन लोगों ने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो का भी नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास, जिसमें आपको स्पेशली नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग ही वीडियो होती है कि अब क्या कब पेपर होगा, कौन सा पेपर आएगा, किसके फॉर्म निकले हुए हैं, किसके एग्जाम है, उन चीजों पे ही ध्यान दिया जाता है। दूसरा, आपके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के भी पेपर्स डिस्कस करते रहते हैं, जो आपको पीछे के पेपर्स से हेल्प मिलती है, जिससे आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, सोल्व कर पाओ, तो उन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है कि वो इक्वेशंस जो मिडिल टर्म से नहीं होती, जिनके आंसर्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे डिपेंड नहीं होते, जो आपने सुना होगा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म है। इसमें एक फॉर्मूला यूज किया जाता है x का निकालने का। वो ऐसा नहीं है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वालों के से नहीं निकाल सकते उनका आंसर, इससे सबके आंसर निकलते हैं। माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। इससे किसी भी टाइप की इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जिनके आंसर्स नहीं निकलते हैं उनके भी आंसर इससे निकाल सकते हो। अब इसमें आंसर्स निकालने से पहले हम इनमें जो लिखी हुई है वैल्यू उनकी बात कर लेते हैं। बी आप समझ गए हो गए, एक्स का कोएफिशिएंट, ए और सी सब समझ गए। इसमें एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो आपका जो ये होता है डी, जो ये रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको बोलते हैं b² माइनस 4ac। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, जो आपके काफी हेल्पफुल होता है। तो देखते हैं कि इनसे आप आंसर्स कैसे निकालते हो और इनका यूज क्या है। तो पहले मैं इस डी वर्ड को ही यूज कर रहा हूं ताकि इनसे क्या क्या निकल सकता है और इनका यूज क्या है वो बात देखते हैं। इस फॉर्मूले को हम x की वैल्यू तो बाद में भी निकालेंगे, बट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन चीजों में आप टाइम बचा सकते हो, आते हुए और भी टाइम बचा सकते हो, उनके लिए जो क्वेश्चन रेज होते हैं ये इस पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको d इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। निकालने का तरीका आप समझ ही गए, ये a, b और c। अब इस पे एक स्टेटमेंट बनती है, इस पे जो आंसर रेज होते हैं वो क्या है? वो है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स या जीरो, नेचर प्रकृति या प्रवृत्ति, ठीक है। देखो नेचर की इसके आंसर किस टाइप के आएंगे। देखो एक ही चीज ये नहीं होती कि कोई भी इक्वेशन देख के x की वैल्यू निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है कि x की वैल्यू निकालो, x के आंसर रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, प्लस में आएंगे, माइनस में आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे, वो चीजें भी पूछ सकता है। और x के आंसर्स कितने आएंगे, ये सारी चीजें पूछना पॉसिबल है, ठीक है। चलो, तो नेचर ऑफ रूट्स ये बताता है कि आपके आंसर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कैसे आंसर निकलेंगे।
देखो अब जो वर्ड पढ़ा आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सारे आपके आंसर्स रियल एंड अनइक्वल। रियल तो समझ ही गए होंगे कि रियल क्या होता है। रियल जो आप नंबर्स पढ़ते हो, आपने लास्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसमें भी हमने समझाया कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें आयोटा आता है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, वो सारे इमेजिनरी होते हैं, नॉट रियल होते हैं। उनके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी वैल्यूज के ऊपर ही डिस्कस किया गया है। ठीक, देखते हैं दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो आपकी वैल्यू आएगी रियल एंड इक्वल। मतलब कि दो आंसर निकलेंगे और वो आंसर दोनों ही एक जैसे होंगे, जैसे 1 1 -2 जो भी आंसर आएंगे वो एक जैसे होंगे। थर्ड आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, इसका नॉट रियल या आप बोल सकते हो इमेजिनरी जो हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा, जो आयटा के फॉर्म में बनते हैं। अब बात आती है कि सर क्या तीनों इसी फॉर्मूले से सोल्व होंगे या कुछ ऐसा भी बताओगे, कोई एक आध वैल्यू ऐसी भी बताओगे जिससे हम देखते ही टिक कर दें। बिल्कुल, अभी बात करते हैं कि कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती है जिनके डायरेक्ट आंसर होते हैं। कुछ का मतलब याद करना या रटने की बात नहीं कर रहा हूं, उनको देख के कैसे देखने का तरीका है, क्या देखें ऐसा कि आपको देखते ही पता चल जाए। ठीक है, देखो मैं 4-5 इक्वेशंस लिखता हूं, पहले एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो इसको एक बार यूज करके बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि अगर ये चीज दिख जाए ना तो सीधा आंसर टिक कर देना। ठीक है, देखो अब a की वैल्यू तो आप समझ गए, यहां पे 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -8। ठीक है, अब आप देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, 49 माइनस 32। तो आपका कितना बचा? 9 में से 2 गया 7, 17, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर आपको पता है कि ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल कि जो दो आंसर निकलेंगे वो आंसर दोनों ही अलग होंगे। तो आपको बताया गया है कि अगर किस टाइप के आंसर्स है, इन आंसर्स को निकालने के लिए जरूरी नहीं है पहले आप x की वैल्यू ही निकालो, बिना x की वैल्यू के भी बता सकते हो कि उनकी नेचर कैसी होगी, वो किस टाइप के होंगे। ठीक, देखते हैं। देखो अब चीज एक नोटिस करा देता हूं मैं आपको कि अगर उन सबके आंसर्स बताओगे तो एक चीज होनी चाहिए उसके बिहाफ पे सारे आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 18, 0। ये आपकी मैंने 4 अलग अलग टाइप की इक्वेशंस लिखी हैं। अगर इन इक्वेशंस में आपको दो ही चीजों पे गौर करनी है, अगर वो आपको दिखे तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। देखो पहली चीज, यहां का सिंबल, यहां कौन सा सिंबल है? आपने देखा सब में कैसा सिंबल है? प्लस का सिंबल। बिल्कुल यहां पे प्लस का सिंबल होना चाहिए, नहीं है तो माइनस से डिवाइड करो, फिर ये प्लस बन जाएगा। उसके बाद अगर ये वाला सिंबल नेगेटिव है, पहले इस आगे वाले सिंबल को देखेंगे। इस सिंबल का पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव रखोगे तो कैलकुलेशंस में भी दिक्कत आती है, सॉल्यूशंस में भी दिक्कत आती है। और पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ क्या है? माइनस से डिवाइड करना है, या आप कह सकते हो कि सबके साइन चेंज करने हैं। ऐसा किया, आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जो कांस्टेंट टर्म है,
कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन लिखा गया है वो साइन कैसा है। अगर आपने वो साइन बता दिया कि किस टाइप का वो साइन है तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि अगर आपने देखा कि ये साइन नेगेटिव है, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है और आगे का पॉजिटिव एंड साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब कंपलसरी है पहले का तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए ताकि कैलकुलेशंस में दिक्कत ना हो। और पहले का पॉजिटिव होने के बाद आपको ये देखना है अगर साइन इनका नेगेटिव है तो आपका हमेशा आंसर यही होगा, रियल एंड अनइक्वल। सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन है तो कोई सोल्व करने के देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिना सोचे समझे रियल एंड अनइक्वल पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता हो चल ही गया कि अगर कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है और सबसे पहले वाला साइन पॉजिटिव है तो हमेशा आंसर आपका आंसर रियल एंड अनइक्वल ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, देखो आपको ये देखना है कि एक और लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो डिसाइड हो चुका है कि अगर कांस्टेंट टर्म के आगे नेगेटिव साइन है, बिना सोचे समझे आप टिक कर सकते हो रियल एंड अनइक्वल। बट जब बात आती है, क्या आती है, कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव की, तो आंसर क्या होगा। अब आपका पॉजिटिव आ चुका है, अब देखते हैं कि क्या आंसर होगा। देखो आप कांस्टेंट टर्म पे गौर करना, वो क्या किसी का स्क्वायर है या किसी की आइडेंटिटी है। आपको इस चीज पे गौर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये लगता हो कि ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, जो दो फॉर्मूले आप बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है, तब से आपको दो ही फॉर्मूले आते हैं। आज भी कोई पूछे आपसे तो आप इन दो ही फॉर्मूलों का सही जवाब देते हो। तो इन फॉर्मूलों की बात की जाए, अगर आपको इन फॉर्मूलों के बिहाफ पे कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि इन दोनों क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले ही लगेंगे, तो आपका आंसर रियल एंड अनइक्वल। अगर आपकी ऐसी आइडेंटिटी बनती है तो आपका आंसर है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर ये दो आइडेंटिटीज बनती हैं, देखो एक्स स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक्स का स्क्वायर है, आपका क्या आ गया, ये 2 का स्क्वायर है और ये माइनस 2x इंटू 2। आप देख सकते हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो ये वाली जब आइडेंटिटीज बनती हैं तो आपका आंसर आएगा रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करता हूं कि तीनों में से कब कौन सा आएगा उसके लिए, और इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो अब आपको इक्वेशंस देता हूं और एक मिक्स इक्वेशन देता हूं जिसमें आपके साइन अलग अलग होंगे और क्या निकलता है। 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस 2। देखो माइनस वाला तो आपको क्लियर था, रियल एंड अनइक्वल, बट प्लस वाले में आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा आएगा, क्योंकि वो तीनों में से कोई भी आ सकता जिस कांस्टेंट के आगे प्लस लिखा हुआ है। तो
ये किसका √2 का स्क्वायर है, तो आपको लग ही रहा होगा कि ये आइडेंटिटी नहीं बनने वाली है, तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल आंसर नहीं होने वाला। रियल इक्वल नहीं हुआ, माइनस साइन नहीं है, रियल अनइक्वल भी नहीं है, तो कौन सा बचा? इमेजिनरी वाला। ऐसा नहीं है, ऐसा डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते हम, भले ही ये सॉल्यूशन के बाद आ जाए। अब आपको क्या करना है कि कैसे पता चलेगा? देखो, इस वैल्यू का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, और इस वैल्यू को इंटू करना है, मल्टीप्लाई 5 4 20 इंटू 2 40। अब ये देखो बड़ा कौन सा है, तो आपने देखे थे अगर इस साइड साइन होता था तो रियल अनइक्वल, इस साइड साइन होता था रियल इक्वल, इस साइड साइन होता था नॉट रियल या इमेजिनरी, नॉट रियल या इमेजिनरी। तो आप देख सकते हो बीच में आपको साइन देखना, उसके हिसाब से हम आंसर लगाते हैं। देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। देखो, पहले तो इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर आपका आ गया 1, फिर हमारे को इंटू करना है ऐसे, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, साइन गया दूसरी साइड। तो आपको समझ आ गया होगा कि 1 इज लेस देन 64, और जब लेस देन की बात की जाती है, लेफ्ट वाली टर्म जब छोटी होती है, इसका मतलब आपका आंसर होता है नॉट रियल या इमेजिनरी रूट्स। तो आप समझ गए होंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमारे को हर बार x के आंसर्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम बिना x के आंसर्स निकाल के भी उसकी नेचर बता सकते हैं कि उसके आंसर कैसे निकलेंगे, किस अलग निकलेंगे, सेम निकलेंगे या निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, और एक वर्ड बोला निकलेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 10th तक का मैथ यूज करते हो, टीजीटी तक यूज करते हो, तो शायद ऐसा बोल सकते हो, बट अगर पीएचडी की बात करो तो हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि इसके रूट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी निकलेंगे, रियल रूट नहीं निकलेंगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हो नेचर ऑफ द रूट्स निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x square plus 7x प्लस -8 इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे प्लस यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस यहां पे माइनस है। इसका मतलब आपका आंसर यहां माइनस होने की वजह से क्या आएगा? रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब पावर कितनी है? 2। तो आपके आंसर्स कितने आ जाएंगे? 2। चाहे आप निकाल के देख सकते हो, भले ही वो आंसर रियल आएंगे, रियल तो आएंगे, बट आपके मिडिल टर्म से हो या ना हो, बट आपके आंसर आएंगे रियल एंड अनइक्वल, और 2 आंसर्स आएंगे। निकाल के देखना चाहो निकाल सकते हो। इसका इंटू आपको पता ही है कितना आ गया? 8 के फैक्टर 2 4 2 2 1। तो आप देख सकते हो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसका सम 7 आ जाए। क्योंकि देखो कई बार हम गलती क्या करते हैं कि सर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, गलत है।
इसमें देखो जो ये 1 होता है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिना इसकी इंपॉर्टेंस के आप आंसर्स निकाल नहीं सकते हो। इसको आप ध्यान ही नहीं देते क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है। अब आपका यूज होने वाला है, जैसा कि आपको लग रहा है कि सर इनके तो फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे, चाहे मैं इसको 4 को 2 बार लिख लूं, ऐसे लिख लूं तो 2 × 2 × 2, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जो 7 बना दे। ठीक है, तो हमने एक चीज पहली बार जो आपका पिछला चैप्टर था, जो पहले हमारे चैनल पे वीडियो मिलेगी आपकी फैक्टर्स या एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर की पहली वीडियो में हमने यही समझाया गया था कि एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ से पहले जरूरी क्या है, किसके बिहाफ पे हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो उसमें एक वर्ड आया था फैक्टर। अब फैक्टर होता क्या है, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, निकालते कैसे हैं, क्या कैनोनिकल फॉर्म होती है, क्या सम होता है, क्या प्रोडक्ट होता है उन फैक्टर्स का। तो ये सारी चीजें हमने एलसीएम एचसीएफ के पहली वीडियो में बनाई थी, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के। तो आप जिन लोगों को फैक्टर्स के बारे में नहीं पता है वो हमारी एलसीएम एचसीएफ की पहली वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और प्लेलिस्ट भी बनाई गई हुई है। तो अगर आप छोटी छोटी चीजें प्रॉपरली बेसिक से पढ़ते जाओगे, जरूरी नहीं है कि वो यही काम हो उसी चैप्टर में यूज हो, तो दूसरे चैप्टर में भी यूज हो सकती है। तो अब जब इसको 1 को भी लिखना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इसके 7 के फैक्टर +8 और -1 होता है। x² 7x - 8 = 0। इसके अंदर आपको पता चल गया कि इस 1 की इंपॉर्टेंस क्या है। जो एलसीएम एचसीएफ में फैक्टर पढ़ा था चैप्टर में, फैक्टर्स उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब आपके फैक्टर बनते हैं 2 2 2 8 और 1। अब आपको पता ही आगे कि जो भी फैक्टर्स बनते हैं उनके साइन चेंज कर दो, आपके आंसर्स आ जाते हैं। साइन चेंज किया, उसके बाद आप क्या करते हो, अगर कोई नंबर x² के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो उससे आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपके आंसर्स कितने आए, 2 आंसर हैं, जिनको आपने पहले ही बता दिया था कि सर इसके रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, तो और वो 2 आंसर आएंगे। अब बात ये आती है, हर 2 दिखने वाली चीज के 2 आंसर नहीं होते। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई जरूरी नहीं है कि 2 आंसर ही हों। पावर 2 देखी तो आप बोल देते हो 2 आंसर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x - 7 upon x - 3 equals to 3 - 7 upon x - 3। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने आंसर्स निकलेंगे? वो आंसर्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, किस टाइप के आंसर्स होंगे? जिन लोगों ने नहीं देखी है हमारी वीडियो तो स्टार्टिंग से जरूर देखना। जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देखो अब बात करते हैं इसकी, क्या इसके आंसर्स कितने निकलेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हो तो बिल्कुल पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी चीज, अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 आंसर्स निकलेंगे। वो आंसर्स अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो अब चीजें ये आती है कि क्या आंसर है और कितने आंसर्स हैं। ऑप्शंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। ऑप्शन 1 2 3, इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है? चौथा ऑप्शन वो है, अगर कोई अलग बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो एक तो आप एलसीएम लेके करते हो, शायद उसमें आपको टाइम लगे। बाकी आप दूसरी चीज ध्यान से देखो, ये लेफ्ट और राइट में सेम नंबर लिखा हुआ है, -7 अपॉन ऑब्वियसली आपका आ गया 3।
बट आप ये कह रहे हो कि एलसीएम लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके दो आंसर आने चाहिए, और आंसर हमारा आया है एक जो कि 3 है। ठीक है, तो अगर चेक करना चाहें तो हम एलसीएम लेके भी देख लेते हैं। x माइनस 3, इसका इससे इंटू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू, यहां भी x माइनस 3 आपका एलसीएम है, इसका इससे इंटू करेंगे 3x माइनस 9 माइनस 7, ये आपका कैंसिल। अब आप गौर करके देख सकते हो एक्स स्क्वायर एक ही जगह लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट में दोनों जगह नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले ही इसके दोनों आंसर 3 निकल सकते हैं, 0 3 निकल सकते हैं, कुछ भी निकले, चेक कर लेते हैं। ये आपका कैंसिल। ठीक है, अब ये बचता आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इधर आएगा माइनस 6x, ये आपका कैंसिल हो सकता है, ये इधर आया प्लस 9। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो x माइनस 3 के स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो ध्यान दो कि आप कहते हो स्क्वायर रूट बोथ साइड, और x की वैल्यू 3 आ जाती है। ऐसा नहीं है, इस फैक्टर को हम 2 बार लिखते हैं और दोनों बार ही हमारा आंसर क्या आएगा 3। तो आप अगर एलसीएम लेके सोल्व करते हो तो आपके 2 आंसर आ रहे हैं 3 एंड 3, और अगर आपने डायरेक्ट काटा तो एक आंसर आ रहा है 3। देखो, जब आप डायरेक्टली किसी चीज को काटते हो तो उसमें एक फैक्टर वहीं खत्म हो जाता है, या तो वो फैक्टर क्या होता है 0 होता है, या वो फैक्टर होता है सेम नंबर। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप उस चीज को जब सोल्व करते हो तो आपके आंसर्स कितने आएंगे। तो जैसा कि आपको क्लियर हो ही गया होगा कि x के 2 आंसर आएंगे और दोनों ही 3 3 हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था 2, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अगर आपने सोच लिया होगा कि सर आपने 2 तरीके बताए और दोनों से सेम आंसर आ रहा है, बट एक बार कैंसिल कर दिया इसीलिए वो एक बार लिखा गया, सोल्व किया तो आपको 2 बार लिखा गया, ऐसा नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप जितना इस चैप्टर को इजी समझते हो उतना ही आपके समझने के लायक है। काफी चीजें ऐसी हैं जो आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। तो इस चैप्टर की एक खास बात है, इन चैप्टर में एक स्पेशल ऑप्शन मिलता है। अगर वो ऑप्शन बताने वाला हूं, अगर वो ऑप्शन मिल जाए तो उसी पे टिक करना है। देखो, इसमें एक ऑप्शन, स्पेशल ऑप्शन आता है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे मैंने आंसर्स दिए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? देखो, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कभी लिखा जाता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कभी लिखा जाता है नो सच वैल्यू या सच पॉइंट। कभी लिखा जाता है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन अगर आपको दिख जाए ना क्वाड्रेटिक के अंदर, तो बिना सोल्व किए इसी ऑप्शन को टिक कर देना। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक में सबसे ज्यादा गलती इसी वजह से होती है कि हम आंसर निकालने के बाद भी नहीं वैलिड होता। और वैलिड क्यों नहीं है उसका रीजन मैं बताऊंगा कि ये ऑप्शन क्यों आता है और क्या है। जबकि इजी इक्वेशन थी, इजीली हमने सोल्व भी किया, उसके आंसर्स भी निकाले, 2 आंसर निकाले, वो दोनों सेम आंसर निकाले, फिर भी आप उस आंसर को टिक ना करके आप डी ऑप्शन टिक करने को बोल रहे हो। इस चीज के बारे में बताओ। देखो, क्वाड्रेटिक में आंसर निकालने के बाद खास रीजन ये होता है कि उस आंसर को इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना। अगर मैं इस 3 को यहां पुट करके देखता हूं तो क्या बनेगा मेरा 3 माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 3। तो आप देख सकते हो यहां आपका नीचे 0 बनता है, और किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है तो वो इन्फिनिटी बोला जाता है। और इन्फिनिटी को कभी, चाहे वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड इन्फिनिटी आ जाए, बट उसको कभी कंपेयर नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि आंसर निकलने के बाद भी
इजी दिखने वाला क्वेश्चन भी गलत करा देता आपके नंबर्स। तो आपको हमेशा क्वाड्रेटिक के लिए सबसे जरूरी है कि अगर किसी ऑप्शन में ये दिखे तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, उसमें वही आंसर आएगा, चाहे आप क्वाड्रेटिक में कितना भी वो हो, आंसर निकालने के बाद भी उसको गिवन स्टेटमेंट में पुट करके जरूर देखना, अदरवाइज आपका ये समझ लो गलत ही होने वाला है। अगर आपने सही से पढ़ा है, बेसिक से चीजें सीखी है, तो आप आंसर निकालने के बाद भले ही आपका एक 10-20 सेकंड फालतू लग जाए, बट उसको पुट करके जरूर देखना, कहीं भी इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए। अगर इंफिनिटी बना तो आपने जो आंसर टिक करने वाले थे वो गलत था और आप डी ऑप्शन की तरफ जाओगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस find the number of solution of equation x square minus x minus 6 equals to x प्लस। ये आपकी इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, जल्दी से फिर वही चीज कि दो चीजें हैं कि कोई चीज दिखती है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, तो उन चीजों पे आप गौर करोगे और गौर करके ही आंसर्स निकालोगे। अभी आपको क्लियरली साफ साफ एक ही चीज दिख रही है कि मोड का मतलब पॉजिटिव होता है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो आप इसको इधर लेके आओगे, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 2x, ये इधर आएगा तो -8। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो आंसर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दो, गलती करने का कोई फायदा नहीं है। देखो एक्चुअल में है क्या, देखो मॉडुलस का एक्चुअल मीनिंग होता है प्लस माइनस। जब भी आप मोड पढ़ते हो, हमने लास्ट वीडियो में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो में भी बताया था कि मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब होता है प्लस माइनस। तो सबसे पहला काम ये करने वाले हो आप, सबसे पहला काम प्लस माइनस। तो इसका मतलब आपके ये एक इक्वेशन नहीं बनने वाली है, आपकी दो इक्वेशंस बनने वाली हैं। एक इक्वेशन तो ये बन गई, अगर हम पॉजिटिव साइन को काउंट करें तो ये इक्वेशन बनती है। अगर हम नेगेटिव साइन को काउंट करते तो आपकी इक्वेशन बनती ये, सबको ये x से x आपका कैंसिल, माइनस अंदर गया, ये माइनस, ये प्लस, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये उधर गया एक्स स्क्वायर, ये इधर गया 6 माइनस 2, 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक है, दो आंसर निकलेंगे और वो दो आंसर प्लस माइनस 2, प्लस का 2 एंड माइनस 2, ये आपके दो आंसर्स हैं। ऐसे ही इधर भी आपके दो आंसर निकलेंगे। तो ओवरऑल आंसर कितने होने वाले हैं, दो इसके 4। ऐसी गलती मत करना, पूरा आंसर निकाल के देखना, क्योंकि जब आप आंसर्स अपनी मर्जी से सोच बैठते हो उनमें गड़बड़ ही होती है। तो आप इसके भी आंसर निकालो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके आंसर्स मैच करने लग जाते हैं। अगर इसके भी दोनों आंसर सेम आ गए तो आपके पास दो आंसर होंगे, अगर इसमें एक आंसर सेम आया तो आपके दो ये, एक इसका 3 आंसर होंगे। देखते हैं आपके फैक्टर -8 के चारों तो -4 प्लस 2, क्योंकि 8 के आगे कांस्टेंट टर्म के आगे अगर माइनस है तो आपका क्या होगा, अपोजिट साइन। माइनस है तो आपके जो फैक्टर्स बनेंगे उनके साइन अपोजिट होंगे, जो कि आपका गिवन वाला बड़ा होगा
और छोटे के आगे अपोजिट वाला। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, +2 और -2। ओवरऑल जब आप आंसर्स लिख के देखते हो तो -2, +2 और +4 ये आपके 3 आंसर्स बनते हैं। तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 3 होंगे। तो आप इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना कि आप जल्दबाजी में आंसर्स मत दिया करो बिना एक्सपेंड किए हुए। और जो पिछला बताया कि कोई चीज आंसर आ तो जाता है बट आने के बाद भी उसको वैल्यू पुट करके देखना, ताकि ये क्लियर हो कि क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर डज नॉट एग्जिस्ट, वो इनफाइनाइट बनाता है तो उसका आंसर नो सॉल्यूशन या डज नॉट एग्जिस्ट है, तो आपको उसके बारे में डी ऑप्शन पे ही जाना है। अब मोड आया, मोड का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मोड का मतलब प्लस नहीं होता, उसकी आने वाली वैल्यू प्लस होती है। बट मोड के अंदर आप नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो और पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हो। दोनों नंबर लिखोगे उसी के बिहाफ पे आपके आंसर्स आएंगे। बिल्कुल जब भी मोड हटाओगे प्लस माइनस लिखोगे, उसके बिना आपका करेक्ट आंसर नहीं आने वाला। हम सिर्फ ओनली जो बेसिक की तरह कि भाई जो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं उनको छोड़ दे, ऐसा नहीं है। जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लस माइनस ही यूज करना होता है। अब बात आती है, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि प्लस माइनस आएगा किस साइड। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं इस प्लस माइनस को इस साइड भी लगाता तब भी मेरा आंसर आ जाता। ऐसा ये नहीं है कि उसी साइड हो। हाँ, जब फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं मोड के, तब आप बेटर वही है कि जहां मोड था वहीं लगाओ, ताकि गलतियों के चांसेस कम हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन नेक्स्ट देखते हैं, बड़े सा क्वेश्चन। The roots of equation x minus p x minus q equals to r square। x minus p where p q r are real, p q r are real, are फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी ऑलवेज रियल, ऑप्शन सी ऑलवेज प्योरली imaginary, ऑप्शन डी none of these। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जिन भी लोगों को डाउट होते हैं आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। कोई क्वेश्चन रिपीट करना होता है तो हम बिल्कुल उनको रिपीट करेंगे। और आपको पता ही है कि जिन लोगों को प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाते तो हमारे चैनल पे, हमारे स्टडी पोर्टल पे आप लोगों के लिए पीडीएफ भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उस अदरवाइज हार्ड कॉपी की जरूरत होती तो आप कोरियर के थ्रू भी मंगा सकते हो। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108 पर कॉल करके भी आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो, आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर आएगा आपका।
जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। बिल्कुल जल्दी से, क्या आप पुट करना चाहते हो, क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप उस चीज का जवाब दे सकते हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं। देखो, दो चीजें हैं, एक मैं सोल्व करके देखता हूं, बाकी दूसरा सोचेंगे कि क्या कोई और भी तरीका है। देखो, सबसे पहले इंटू कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। इसको इधर लेके आएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा, ये ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, अब आपका से पूछा गया है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। रियल का मतलब क्या होता है? आपने पता है रियल में दो केस थे, इक्वल का भी था और अनइक्वल का भी था। इक्वल का भी था और अनइक्वल का भी था। तो जब अनइक्वल थे तो ग्रेटर देन था, इक्वल था तो इक्वल्स टू था। तो आपने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे ऐसे ही हमने पढ़ा था, जो आपकी डी की वैल्यू को इंडिकेट करता है। ठीक है, या आप इसको रूट में भी शो कर सकते हैं। अब आप इसकी वैल्यू रख दो। अगर आपने जो वैल्यू रखी वहां आपको क्लियर समझ आया कि दिया क्या है, तो आपको आंसर आ जाए। ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आपको पता ही चल गया होगा माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq 2pq। यहां ब्रैकेट ओपन करते हो, माइनस 4pq प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, इसमें आपका चेंज आएगा, माइनस 2pq आएगा। तो आप ओवरऑल क्या लिख सकते हो, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप इतने सही, पता ही चल जाता है, नेचर ऑफ रूट आपने पढ़ा है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब कि पॉजिटिव और इक्वल टू 0 आती है, तो आपका आंसर रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड इक्वल होता है। अगर ये लेस देन 0 आती है, नेगेटिव आती है, तो आपका इमेजिनरी होता है। बट अब पता कैसे चलेगा पी क्यू आर में कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? हाँ, तो इनमें देखो आपके पास दो फैक्टर है, p माइनस क्यू का स्क्वायर और एक है आर स्क्वायर। अब सारे समझदार हो, सबको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे। जो ग्रेटर देन 0 रहेंगे तो उनका जो स्क्वायर रूट निकालना है, डी का जो रूट निकालना होता है, वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो आपका आंसर हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, रियल आएगा। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आपको वैल्यूज निकालनी हो इक्वेशंस की, तो आप कैसे कैसे निकाल सकते हो। हमारी वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हो। किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जिन वीडियो के लिंक यूज होते हैं प्रीवियस वीडियो से, तो आपको वो वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगी और आप वहां से देख सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन of equation x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
-49। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो x है उसके कितने आंसर्स निकलेंगे। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी क्या 2 आंसर्स ही निकलेंगे, या कोई ऐसा आंसर है जो सेटिस्फाई ना कर पाए, एलिमिनेट ना कर पाए। तो बिल्कुल जल्दी से चेक करके जल्दी जल्दी रिप्लाई करो कि क्या आपके या क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला सवाल तो आपके लिए यही है। दूसरा कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्या इसके आंसर्स 2 ही निकलेंगे, या 2 से कम निकलेंगे, या 2 से ज्यादा निकलेंगे। जल्दी जल्दी ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब बात आती है कि क्या इसके आंसर्स रियल निकलेंगे, इमेजिनरी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। बिल्कुल देखो, पहली बात अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी। जो लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जो हमने रियल आंसर बताया था, ऑलवेज रियल बताया था, उससे पहले एक बात बोली थी कि ऐसा क्यों है। इसका रीजन हमने बताया था कि कभी भी जो कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब कहोगे सर हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उसमें तो नेगेटिव आंसर आते थे, उसमें तो आप किसी का भी स्क्वायर पावर 4 तक 5 ये भी 4 भी 6 भी ये भी नेगेटिव ले आते थे, बट अब क्यों नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात आपकी। देखो, दोबारा से रिपीट करता हूं, क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है या नहीं। अगर मैं कहता हूं नहीं आ सकता तो आप कहते हो कि हमने प्रीवियस वीडियो देखी आपकी कॉम्प्लेक्स की, उसमें आपने कराया था कि किसी नंबर का स्क्वायर भी नेगेटिव होता है। जिन लोगों को नहीं पता किस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है तो आप हमारी कॉम्प्लेक्स की वीडियो देख सकते हो, उसमें बताया गया है कि किस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, बट रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। और ये आपका क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 2 है, ऐसे कैसे रह गई, कोई काम की नहीं है। क्या है, कुछ भी नहीं। कि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। या आप बोल सकते हो नो सच वैल्यू। तो आपको चीजें समझ आई होंगी। आज जो जो चीजें हमने पढ़ी उनमें एक एक चीज आपने गौर से पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, या प्रीवियस वीडियो अच्छे से जिन लोगों ने नहीं देखी, लेट ज्वाइन किया है, तो वो देख के वीडियो को स्टार्टिंग से देखना। उसमें जो चीजें बताई गई हैं, चैप्टर भले ही आपको मुश्किल ना लगता हो, तो चीजें बताई गई हैं जो पेपर में आप अक्सर गलतियां करते हो, वो सारी चीजें यही हैं कि आप छोटी छोटी गलतियां क्या करते हो और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, और चीजों का डिफरेंस क्या है। कि ये इतना इजी लिखने वाले चैप्टर के आंसर्स भी हमारे गलत क्यों आ रहे हैं। तो पेपर एग्जामिनर हमारे साथ ऐसा ही करता है, हमारे को वही गलत गलत चीजें देता है जिनसे आप प्रॉपरली आंसर्स को चेक कर सको। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो टाइम जल्दी लेके आते रहेंगे, और रेगुलर तो आती हैं वीडियो, हम बढ़ा भी देंगे अगर आप ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और नोट्स भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कोरियर कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर।